वेलकम क्लास, मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग की। देखो, बैंकिंग में हमने एक बड़ा टॉपिक कवर कर चुके हैं जो बैंकिंग के अवेयरनेस से रिलेटेड है। जैसे बैंक्स के क्लासिफिकेशंस क्या हैं, बैंक्स काम क्या करते हैं, आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई कैसे बना, इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, इनकी वर्किंग, ये हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मार्केट्स के बारे में। मार्केट में हम देखो लास्ट क्लास में भी कुछ बात कर चुके हैं, वहाँ से भी लिंक रहेगा। लेकिन ये है कि अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई बातें आपको न बताई जाए जिससे आपको तकलीफ़ हो, क्योंकि आपने पहली वाली क्लास नहीं देख रखी है। कोशिश करूँगा कि इस क्लास में जो भी बताऊँ वो इसी क्लास के लिए सफिशिएंट हो, आपको कोई और ज़्यादा रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और ज़्यादा कुछ पढ़ के आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ बातें मैं क्योंकि लास्ट क्लास में बोल चुका हूँ, हो सकता है कि इस क्लास में वो रिपीट भी हों। तो जो लोग अगर पहले देख चुके हैं तो उन्हें हल्का सा 10 मिनट का 5 मिनट का रिपीटिशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लोग नए हैं, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है, उनके लिए फिर ठीक है, उनके लिए सब चीज़ नई ही होगी और आसान होगी, समझने में कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं है। क्योंकि देखो, ऐसा कोई इसमें मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स नहीं बताऊंगा कि आपको बहुत समझने में दिक्कत हो। हाँ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस है तो सीधी सी बात यह है कि कहता ही है कि जी जनरली अवेयर लोग रहें, यानी जो आम बोलचाल की भाषा में आम व्यक्ति को जो चीज़ें पता होनी चाहिए, बस उससे थोड़ा सा स्तर इसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस होते नहीं हैं। चलिए मार्केट की बात करें। मार्केट यानी बाज़ार। अब आप बाज़ार से ये मत समझना कि जो आप चले जाते हो शाम को टहलने और जाके साग सब्जी ले आते हो, है ना, उसे मार्केट बोलेंगे। मार्केट उसे भी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे मार्केट का दूसरा अर्थ है। मार्केट का मतलब यहाँ पे वो स्थान जहाँ पर पैसों का लेन देन होता हो। ठीक है, किसी को पैसे की ज़रूरत है तो वो पैसे का लेन देन जहाँ पर चलता हो, तो उससे हम प्लेस को बोलेंगे मार्केट। जैसे आपने सुना होगा शेयर मार्केट, है ना, तो शेयर मार्केट, BSE, ठीक है, निफ्टी 50, ये सब सुने होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब सुने होंगे। ये भी एक तरीके से मार्केट कहे जाते हैं। तो हम इन मार्केट्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि मार्केट हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। तो एक बार उनको देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। देखो, इसमें समझना, जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो मतलब बड़ा अमाउंट की बात करेंगे। मनी की बात करेंगे यानी जो छोटे छोटे अमाउंट्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो मनी मार्केट की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि यहाँ पे जो पैसे का लेन देन होता है या उधारी दी जाती है, वो दी जाती है 1 साल से कम के समय के लिए। ठीक है, किसके लिए दी जाती है? 1 साल से कम के समय के लिए, लेस देन 1 ईयर। और कैपिटल मार्केट में जो उधारी दी जाती है वो दी जाती है 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए, मोर देन 1 ईयर। अब मनी मार्केट हम किसे बोलेंगे? मनी मार्केट आप ऐसे समझो, आप गए बैंक में, आपने पैसे जमा किए और फिर उसको अगले दिन निकाल लाए। आप गए और आपने 6 महीने की FD कराई, साल भर की FD कराई और फिर पैसा निकाल लाए। ठीक है, आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, बैंक के पास 2 दिन के लिए रहे, फिर वो किसी और को ट्रांसफ़र हो गए। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रांसफर्स हैं, है ना, तो इसे हम बोलते हैं मनी मार्केट ऑपरेशंस। और इसको ट्रांसफ़र, आपको मनी मार्केट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, वो बैंक कर देती हैं। ठीक है, तो नो एजेंट रिक्वायर्ड। अब वही बात करें हम कैपिटल मार्केट की, तो कैपिटल मार्केट में होता है इन्वेस्टमेंट। आपने किसी के शेयर्स लिए, किसी की इक्विटी ली, किसी से बॉन्ड साइन किए। ठीक है, कहीं फंड्स आपने इन्वेस्ट किए, म्यूचुअल फंड्स हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, FDI है। तो ये सब जो इन्वेस्टमेंट हैं ये होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बेसिकली मोर देन 1 ईयर होते हैं। ठीक है, FDI तो फिर आपके लिए 20 साल, 50 साल, 100 साल जैसे चल जाए। ठीक है, लेकिन 1 साल से ऊपर के लिए ही होते हैं। यहाँ पर एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एजेंट्स की।
अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो किसी ब्रोकर के थ्रू लगाओगे, चाहे वो ज़ेरोदा हो या शेर खान हो या कोई और भी ब्रोकर हो सकता है, ठीक है, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हो। यहाँ पर आप डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। बैंक में इन्वेस्ट करना है तो सीधा आपने बैंक में एफडी करा दी, किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक, तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का ये छोटा सिनेरियो है। मनी मार्केट यानी बैंकिंग ऑपरेशन, मोस्टली आप यहाँ बोल सकते हो कि मोस्टली बैंकिंग ऑपरेशन, तो ये हम कवर कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे या फोकस करेंगे वो हमारा इस पर करेंगे, कैपिटल मार्केट पर, ठीक है। किस पर करेंगे? कैपिटल मार्केट पर। कैपिटल मार्केट में आप ये समझो जैसे हमारा होता है एक शेयर मार्केट। सबसे पहले समझो क्या होता है शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट बोले तो क्या है? देखो, पहले क्या होता था कि आपको अगर कंपनी खड़ी करनी है तो आपने कंपनी खड़ी की और उसमें आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, या आप कंपनी खड़ी करना चाहते हो तब भी पैसों की ज़रूरत है। दोनों ही कंडीशन, या तो उसे ऑपरेट करने के लिए या उसे बनाने के लिए। तो आप क्या करोगे, एक इन्वेस्टर ढूंढोगे कि जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। सिंपल है ये। और ये इमेजिन करो कि ये बात है आज से 200 साल पहले की, जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर आपके पास विज्ञापनों का कोई सोर्स नहीं है, इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत स्लो जा रही है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप एक कंपनी ओपन करते हो, उस कंपनी में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। दोनों ही कंडीशन से आपको पैसे चाहिए, तो कैसे पता चलेगा? सपोज करो कि आपने कोई कंपनी खोली बॉम्बे में, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो कि बिहार में बैठा है, ठीक, वो सोच रहा है कि यार मेरे पास जो पैसे हैं इनको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं ताकि मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। क्योंकि आपकी कंपनी बॉम्बे में है और पैसों की ज़रूरत आपको है, तो ऐसे में उस बिहार में बैठे व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि आपको पैसों की ज़रूरत है और आपके पास इन्वेस्ट करने से उसको अच्छा रिटर्न मिल सकता है? अभी इन्फॉर्मेशन का जो गैप है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का, ये सबसे बड़ी बाधा उस समय था, सबसे बड़ा रोड़ा था उस समय मार्केट्स के लिए, समझे। दूसरी बात, आप एक कंपनी ओनर हो, ठीक। अब आप ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन सबसे पूछोगे कि भाई कोई मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, कोई मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा। ना तो आप इतना टाइम दे पाओगे, ना इतने रिसोर्सेज खर्च कर पाओगे इन्वेस्टर ढूंढने के लिए, और इन्वेस्टर भी इतना रिसोर्सेज खर्च नहीं कर पाएगा। इन्वेस्टर अगर है तो उसके पास पैसा अच्छा हुआ और बड़ा आदमी होगा, इतना समय भी नहीं होता है पैसे वाले लोगों के पास कि वो ढूंढ पाएँ। तो एक तो रिसोर्सेस, ठीक है, दूसरा आपके पास टाइम नहीं है, तीसरा इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये तीन चीज़ें उस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेस, तीसरा स्लो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इन तीन चीज़ों को लेकर मार्केट स्ट्रगल कर रहा था। तभी एक एंट्री होती है इंडिया में, हालांकि और देशों में पहले ही हो चुकी थी इस चीज़ की एंट्री। एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम था प्रेमचंद रॉयचंद, ठीक, प्रेमचंद रॉयचंद। अब ये यंग लड़के थे उस समय, तो गुजरात में थे। गुजरात में इनको कुछ रोज़गार मिला नहीं, तो ये बॉम्बे की तरफ आ गए, क्योंकि उस समय बॉम्बे बड़ा शहर था,
और ये कहा जाता है कि अगर आपको छोटे शहरों में कोई रास्ता ना मिले तो बड़े शहरों में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये अपने गुजरात से चले आए बॉम्बे में, और बॉम्बे में ये नहीं आए थे, इनके साथ साथ और भी इनके दोस्त आए थे, 3-4 दोस्त थे, ये 4 दोस्त मिलकर बॉम्बे चले आए अपनी जवानी के एज में। और यहाँ पर कुछ काम धंधा ढूंढने लगे कि कुछ बिजनेस मिल जाए, कुछ काम मिल जाए, कुछ नौकरी मिल जाए। जब ये ढूंढते ढूंढते कई कंपनियों के इन्होंने चक्कर काटे और कई कंपनियों में इन्हें समस्या जब सामने आई कि सब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो इन सब ने एक कोशिश की कि इन्होंने कहा कि यार देखो यार, जॉब तो मिल नहीं रही, लेकिन कंपनियों के पास प्रॉब्लम भी है ना। इन्वेस्टर्स को कंपनी नहीं मिल रही, कंपनी को इन्वेस्टर नहीं मिल रहे, क्यों ना हम इस जो 2 पॉइंट हैं इनके बीच का ब्रिज बन जाएं। इन्वेस्टर को कंपनी से मिला दें, कंपनी को इन्वेस्टर से मिला दें, बीच में अपना जो कमीशन होगा वो अपना धंधा बन जाएगा। और क्योंकि गुजराती थी तो धंधा बनाना बहुत मतलब शुरू से ही होता है इन चीज़, पता नहीं गुजराती में इनबिल्ट होती है, ठीक है, ठीक है साहब। तो इन लड़कों ने देखो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश की कि कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में एक जो ब्रिज है उससे बनने की कोशिश करें। तो बेसिकली कमीशन बेसिस पर काम करते थे, एक इन्वेस्टर को कंपनी से मिलाते थे, कंपनी को इन्वेस्टर से मिलाते थे, दोनों सेटिस्फाई हो जाते थे और अपना कमीशन इनको मिल जाता था। ये जो प्रोसेस है ये करते क्या थे कि डेली सुबह उठते थे, डेली जाते थे, कोई इन्वेस्टर ढूंढता था, कोई कंपनी ढूंढता था, दोपहर में आकर अपना ये लंच करते थे। लंच एक वो बनियान ट्री है, एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे सभी लोग चारों मिलकर बैठकर अपना जो भी डिस्कशन है उसे करते थे और लंच करते थे। अब वहाँ से निकलते बैठते दिन में लोगों ने देखा कि यार 4 लड़के ये आते हैं और ये अपने बैठते हैं और ये कभी करोड़ों से नीचे की बात ही नहीं करते हैं, ये वो ठीक। लोग ध्यान आकर्षित होने लगा इनकी बातों को सुन के। इन्वेस्टर्स को भी एक ठिकाना मिल गया कि देखो यार, कहीं अगर हमको कंपनी न मिले लेकिन इन्फॉर्मेशन हमको उस पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे कोई ना कोई बैठा होगा जो इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए एक ठिकाना बन गया कि हमें कहाँ मिल सकते हैं, उस पेड़ के नीचे मिलेंगे, ठीक है, हमारी समस्या का हल उस पेड़ के नीचे है।
पहले तो ये खुद लोग कंपनियों के पास जाया करते थे, फिर कंपनियां इनके पास आने लगी, और जो बरगद का पेड़ था वो एक तरीके से परमानेंट एड्रेस बन गया इनका। और क्योंकि उसके सड़क पे जो बगल से जो सड़क जाती थी, उस सड़क का नाम पड़ गया दलाल स्ट्रीट। क्या पड़ गया? तो लगे हाँ, तो इन्होंने ये भी देखा कि एक बिल्डिंग ले ली, एक जगह ले ली, वहां पे बिल्डिंग बना दी, है ना, और उस बिल्डिंग को अब बोला जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये दलाल स्ट्रीट की मैं जो बात कर रहा हूं, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बना, ये बना 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में, ठीक है। किसने बनाया? प्रेमचंद रॉयचंद ने। अब क्योंकि यहाँ पे वो काम होता था कमीशन बेसिस वाला, और कमीशन को बेसिस को हम हिंदी में दलाल बोलते हैं, तो इसलिए दलाल स्ट्रीट इसका नाम पड़ गया। और ध्यान रखना 1875 में ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। ठीक है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। इसका जो अभी फिलहाल 2022-23 का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 276.71 लाख करोड़ है। इतने लाख करोड़ का इसका वो है टर्नओवर, कैपिटलाइजेशन। ठीक। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है कि मार्केट्स के ट्रेंड को एनालाइज करता है और तुमको एक समरी तौर पर, समरी के रूप में कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये क्या करता है, जो टॉप 30 कंपनीज हैं, ठीक है, टॉप 30 कंपनी हैं, उनकी लिस्टिंग करता है, उनकी एक लिस्ट बनाता है। ठीक है, उनमें देखता है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और एक इंडेक्स पब्लिश करता है, जिस इंडेक्स को बोलते हैं हम सेंसेक्स। क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। ठीक है, टॉप 30 कंपनीज की लिस्ट को क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। अब ध्यान रखना, टॉप 30 कंपनी फिक्स नहीं है। आज के दिन टॉप 30 कंपनी कौन सी? हो सकता है कि उनमें से कल को किसी के शेयर गिर जाएं और वो टॉप 30 की लिस्ट से बाहर आ जाए, कि कोई और कंपनी टॉप 30 में शामिल हो जाए। ठीक है, तो ये फिक्स कंपनी नहीं है, इसके स्टॉक की टॉप 30 चुनी जाती है। ठीक है, तो एक इंडेक्स पब्लिश किया जाता है, क्या नाम है उसका? सेंसेक्स। अब क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक कमीशन बेसिस कंपनी है, तो इस कंपनी के सीईओ भी होंगे। ध्यान रखना, ये कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? कंपनी। इस्टेब्लिश किसने की थी? प्रेमचंद रॉयचंद ने। तो इसके सीईओ भी होंगे। तो इसके सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। ठीक, आशीष कुमार चौहान। अब क्योंकि ये कंपनी 1875 में बनी थी, तो ऐसा नहीं था कि ऐसी कंपनी और नहीं बन सकती, बन सकती। छोटी छोटी कंपनी रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर बनी, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर, बड़े लेवल पर हम बात करेंगे तो दो हमारे पास ऐसे स्टॉक एक्सचेंज हैं जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, अब इसको कब बनाया गया था? इसको बनाया गया था, एनएससी शॉर्ट में लिख लो। ठीक, इसको बनाया गया था 1992 में। ठीक, कब बनाया गया था? 1992 में। क्यों बनाया गया?
मार्केट की स्टडी करनी, देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, 1991 में हमारा क्या हुआ था, एलपीजी आया था, और एलपीजी के बाद से हमने हर सेक्टर को रिफॉर्म किया। हमने ये भी देखा कि हमारे जो मार्केट सेक्टर है इसमें क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, तो उसके लिए हम कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था फेरवानी कमेटी। फेरवानी कमेटी, फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर एनएसई को बनाया गया। ठीक, फेरवानी कमेटी पर एनएसई को इस्टेब्लिश किया गया। ये भी बीएससी की तरह ही काम करती है, सेम काम है। ठीक है, ये भी इंडेक्स पब्लिश करती है, और इसके इंडेक्स को बोला जाता है निफ्टी 50। क्या बोला जाता है, निफ्टी 50। ठीक है, अब ये क्या करती, ये टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट तैयार करती है। ध्यान रखना, टॉप 50 कंपनीज की लिस्ट तैयार करेगी और उसके हिसाब से मार्केट ट्रेंड को पब्लिश करती है। आपको ये देखा होगा मार्केट जो शेयर मार्केट है, इतने पॉइंट बढ़ गया, इतने पॉइंट गिर गया, तो वो सब यही है। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैंने आपसे ये कहा था कि कोई बीएससी कोई एजेंसी नहीं है, ये कंपनी है, तो कंपनी कोई भी रजिस्टर कर सकता है। आप चाहो तो आप भी अपना एक स्टॉक एक्सचेंज बना सकते हो। ठीक, उस पर कोई रोक नहीं है। कुछ परमिशंस हैं, कुछ लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, उसे कंप्लीट करा के आप भी अपना स्टॉक एक्सचेंज खोल सकते हो। तो ऐसे कई सारे स्टॉक एक्सचेंज खोले गए, कुछ नेशनल रहे, कुछ रीजनल रहे। तो ध्यान रखना, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं ये हमारे नेशनल रहे, कुछ हमारे रीजनल रहे। ठीक है, देखा जाए तो 8 हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं और 21 हमारे पास रीजनल हैं। अब 8 में से मुझे उम्मीद है कि आपको 2 ही के बारे में जानकारी होगी, एनएसई और बीएसई, और भी कई सारे हैं। देखें एक बार कौन कौन से हैं। नेशनल, नेशनल की अगर हम बात करें तो नेशनल में पहला तो आपको पता ही है, बीएसई, एनएसई, इसके बाद कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, आपको मिलेगा इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। ठीक, पांचवा आपको देखने को मिलेगा इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक, छठवां आपको देखने को मिलेगा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक, आपको देखने को मिलेगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आपको देखने को मिलेगा जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, ये आपको 8 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेंगे। कुछ रीजनल भी हैं। रीजनल की अगर हम बात करें, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें आपको यूपी स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेगा,
अच्छा, यूपी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ देखने को मिलेगा? बेसिकली आपको कानपुर में देखने को मिल जाएगा। कानपुर में आपको वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेगा। वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज। आपको देखने को मिलेगा पुणे स्टॉक एक्सचेंज। पुणे के अलावा आप चाहो तो देख लो चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज। चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज, बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। और भी कई सारे हैं, ये देखने को मिल जाएंगे। 21 हैं, ठीक है। सबकी जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि हाँ कुछ ऐसे ऐसे मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि आपको पैसा लेना है लोगों से। मेथड्स टू रेज मनी, क्या क्या तरीके हैं पैसे लेने के। मेथड टू रेज मनी, पहला तरीका, मतलब दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं तरीकों को। एक तो आप इक्विटी और शेयर्स के थ्रू, इक्विटी और बॉन्ड्स के थ्रू पैसा ले लें। इक्विटी या बॉन्ड के थ्रू पैसा ले लें। सॉरी, एक ही बात हो गई, अलग अलग, ये अलग चीज़ है। इक्विटी या शेयर्स के थ्रू, इक्विटी या शेयर्स के थ्रू पैसा ले लें। दूसरा तरीका है आप बॉन्ड के थ्रू पैसा ले लें, ठीक है। इक्विटी और शेयर्स में अगर हम बात करें तो आपको दो तरीके के देखने को मिल जाएंगे। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक। बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो बॉन्ड्स आपको दो तरीके मिल जाएंगे। बॉन्ड का मैकेनिज्म जो देखा जाए तो एक तो जो रेगुलर बॉन्ड होते हैं बॉन्ड्स, और डिवेंचर्स। और डिवेंचर्स ये देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं एक बार कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर ये होता क्या है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि शेयर्स होते क्या हैं। चलो एक बार शेयर समझ लो होता क्या है। इक्विटी और शेयर्स में अंतर समझ लो, ठीक है। पहले तो ये समझ लो, उसके बाद चलेंगे उस पर। इक्विटी और शेयर्स में, इनमें अंतर क्या होता है। देखो, कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी की जो ओनरशिप है वो हमेशा 100% में देखी जाती है। इक्विटी कंपनी की ओनरशिप क्या रहेगी, 100% रहेगी। अगर आपने कोई कंपनी खोली तो आप उसके क्या हो, 100% मालिक हो। आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आपने क्या किया, अपने जो मालिकाना हक है ना, इन जो ओनरशिप राइट्स हैं, ओनरशिप है, इसको बेच दिया। सपोज करो आपके पास 100% ओनरशिप है और पैसों की आपको जरूरत पड़ी तो आपने 5% ओनरशिप, ध्यान रखना क्या, 5% ओनरशिप बेच दी, ये आपने सेल कर दी। तो अब आपके पास कितनी परसेंटेज ओनरशिप रह गई, आपके पास 95 रह गई। जिसको खरीदी उसके पास कितनी पहुंच गई, 5% ऑफ ओनरशिप पहुंच गई। अब ये जो 5% ऑफ ओनरशिप है, या जो 100% जो ओनरशिप है, इसी को हम बोलते हैं इक्विटी। इसे हम क्या बोलेंगे, इक्विटी।
तो इक्विटी हमेशा 100% में से देखी जाती है कि आपके पास कितनी इक्विटी है। आपने बोला सर मेरे पास 95% इक्विटी है, तो इसका मतलब 95% आपका ओनरशिप शेयर हो गया। ठीक है, ठीक। अब वहीं पर आपने कहा कि सर देखो मैं ना पैसे चाहिए मुझे और मैं अपने 5% बेचना चाहता हूं अपनी ओनरशिप, जिसके बदले में तुमने 5 करोड़ रुपए मांगे। तो मैं बोलूंगा कि सर मेरे पास 5 करोड़ तो है नहीं। तो आप बोलोगे सर कितना, आप 1% ले लो मुझसे। ठीक है, 1% की ओनरशिप ले लो। 1% की ओनरशिप बोले तो 1 करोड़ रुपए। मैंने बोला इतना भी मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा तो सर क्या करोगे? मैं तुमसे बोलूंगा कि देखो मैं तुम्हारी 1% ओनरशिप में से इसको डिवाइड कर दूंगा, 1% ओनरशिप के टुकड़े कर दूंगा, और सपोज करो कि मैंने इसके 100 टुकड़े कर दिए। ठीक है, इसके 100 पार्ट्स कर दिए, 1% शेयर के 100 पार्ट्स कर दिए, 100 पीस कर दिए। ठीक, अब ये जो पीस हो गए इन्हें बोला जाता है शेयर्स। क्या बोला जाता है? शेयर्स। तो अगर मैं एक शेयर बेचूं, और क्योंकि मुझे 1% बेचकर यानी 100 शेयर्स बेचकर 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो मुझे 1 लाख रुपए का एक शेयर बेचना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहां पर मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए। ठीक, ये मैंने बेच दिए। अब क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन हाँ हो सकता है 8-10 लाख रुपए एक साथ मिल जाएं, तो मैं ये कहूंगा कि देखो यार ऐसा है कि मैं तुम्हारे 10 शेयर खरीद लेता हूं, यानी 10 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा। ऐसे मुझ जैसे और भी लोग तलाश लो, उनसे सबको 10-10 दे दो, 5-5 दे दो, और इस ऐसे करके तुम अपना 1 करोड़ रुपए जुटा लोगे और 1% तुम्हारी ओनरशिप बट जाएगी इन सब लोगों में। ठीक है, तो इक्विटी और शेयर्स में अंतर समझो। इक्विटी हमेशा 100% में से निकलती है, शेयर्स उस 1% का हिस्सा होते हैं। 1% में से कितने तोड़ दिए मैंने, वो सब शेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये एक शेयर जो तुमने बेचा मुझे 1 लाख रुपए का, तुम मेरे पास आए, तुम ओनर हो और मैं इन्वेस्टर हूं, तुम मेरे पास आए और 1 लाख रुपए मैंने तुम्हें दिए और तुमने एक शेयर मुझे दे दिया। अब हमारे और तुम्हारे बीच में जो ऑपरेशन हुआ लेन देन का, जो कार्रवाई हुई लेन देन की, इसको हम बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक, आईपीओ यानी पहली बार पहले जो शेयर्स पब्लिक को दिए गए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब वहीं पर मैंने ये शेयर खरीद लिए और फिर कल को मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने क्या किया, तुम्हारी कंपनी का शेयर किसी और व्यक्ति को बेच दिया। तुम्हें नहीं बेचा, किसी और व्यक्ति को बेच दिया। अब क्योंकि ये शेयर होल्डर्स आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को बेच रहे हैं, नए लोगों को बेच रहे हैं, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन। सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन। और जो आईपीओ वाला प्रोसेस है ये कहलाएगा प्राइमरी मार्केट ऑपरेशन। प्राइमरी मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, समझ लो। प्राइमरी मार्केट ऑपरेशन, पहली बार आप पब्लिक के पास जा रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो प्राइमरी मार्केट ऑपरेशन। सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन, जो शेयर्स आप बेच चुके हो कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर उसको बेच रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स उसको एक दूसरे को बेच रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन। ठीक, अब जो स्टॉक मार्केट आपका जो काम करता है मेजरली, वो सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशंस में काम करता है। प्राइमरी में तो बहुत कम काम करता है। आप कितने ही नए शेयर बेच लोगे, कंपनी बिक जाएगी एक दिन। तो मोस्टली जो खरीद और बेच होता है वो सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन का होता है। ठीक है, अब सपोज करो कि आपने 5% शेयर्स आपने इक्विटी मार्केट में डाइल्यूट कर दी, बेच दी, लेकिन पैसों की जरूरत फिर भी आपको पड़ गई।
तो आप क्या करोगे, आप फिर से नए शेयर्स लेकर आओगे, नए इक्विटी को डायल्यूट करोगे। ठीक है, सपोज करो इस बार आप 2% इक्विटी लेकर आए, तो यानी आपने 7% मार्केट को डायल्यूट कर दी, बाकी आपके पास 93% आपके पास रहेगी। 5% क्योंकि आप पहली बार कर चुके हो, 2% आप दूसरी बार में लेकर आ रहे हो, है ना। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या बोलेंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, इसे शॉर्ट में बोलेंगे FPO। क्या बोलेंगे, FPO। ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोले तो सेकंड टाइम जब कंपनी अपने शेयर्स बेचती है, अब थर्ड टाइम भी बेचेगी तब भी उसे फॉलो ऑन ही बोलेंगे। पहली बार के को अलग बोलते हैं, पहली बार के को बोलेंगे IPO, बाकी उसके बाद जितने भी शेयर्स वो बेचेगी उसे FPO बोलेंगे। क्लियर। अब क्योंकि जो सेकेंडरी मार्केट मैंने आपको ऑपरेशन बताया था ये पूरा शेयर मार्केट्स में चलता है, तो ये होते हैं हमारे दो तरीके से ट्रेड्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। समझो इनका मतलब क्या होता है। मुझे सपोज करो मैं कंपनी हूं, ठीक है, मैं गया मार्केट में, जैसा कि मैंने तुम्हें यहां बताया था IPO लेकर। लेकिन IPO ले जाने से पहले, IPO में जाने से पहले मैंने ये देखा कि यार तुम मेरे बहुत घने दोस्त हो, तो मैं मार्केट में जाने से पहले मैं तुमसे संपर्क किया और मैंने बोला कि यार तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे, तो एक काम करो यार तुम इन्वेस्टमेंट कर दो मेरी कंपनी में। अब क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूं, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो मैंने तुमसे बोला कि देखो यार मेरा जो एक शेयर है ये 1 लाख रुपए का है। तुमने बोला मैं कैसे मानूं, तुमने कहा भरोसा करो। आपने भरोसा कर लिया और मेरी बात का भरोसा करते हुए जो मैंने वैल्यू बताई, आपने मेरी कंपनी की वैल्यू वो मान ली, मेरे शेयर्स की वो वैल्यू मान ली। ठीक है, और मैंने भी आपको प्रेफरेंस दी कि मार्केट में जाने से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपको एक ऑफर दे देता हूं। इसे बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर्स, और आपने वो खरीद लिए। जो शेयर्स थे, इक्विटी थी, जो भी डायल्यूट करना मैं चाहता था उसे आपने खरीद लिया। ठीक है, अगर मैं आपके पास डायरेक्ट ना जाकर मैं जाता पहले मार्केट में, ठीक है, वहां मैं मोल भाव करता और वहां से आप इसे खरीदते, तो ये कहलाता इक्विटी शेयर्स। तो दोनों में अंतर समझो। इक्विटी शेयर्स आप मार्केट में गए, मार्केट में खरीद बेच हुई और तब आपके पास वो शेयर पहुंचे, वो क्या कहलाएगा, इक्विटी शेयर्स। और जहां मार्केट में जाने से पहले कंपनी आपसे डील कर ले, आप कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, उसके शेयर्स आपके पास आ जाएं, तो उसे कहलाएंगे आप प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब दोनों में अंतर है, कुछ प्रॉपर्टीज में अंतर है। क्या अंतर है? इक्विटी शेयर्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, वोटिंग राइट। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने मार्केट की वैल्यू पर खरीदे, यानी तुमने इन पर कोई एहसान तो किया नहीं है, तुमने कोई एहसान तो किया नहीं है। मार्केट की वैल्यू पर, मार्केट में अगर तुम्हारे शेयर 2 लाख का बिकता तो ये 2 लाख बेचारों को पे करने पड़ते, और 50,000 का बिकता तो 50,000 में पे करने पड़ते। तो मार्केट तो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। ठीक, अब क्योंकि इक्विटी शेयर्स ने पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं आपको, तो आपके क्रियाकलाप, यानी क्योंकि ये तो क्या हो गए, शेयर्स ले ली तो एक तरीके से पार्टनर हो गए आपकी कंपनी में, तो आपकी कंपनी जो भी करेगी उसमें इनको शामिल होना पड़ेगा। इनके पास जानकारी होनी चाहिए आपकी कंपनी कर क्या रही है, क्योंकि मालिक तो आप हैं, ठीक है, लेकिन ये भी तो उसका कुछ हिस्सा होल्ड करते हैं, तो आपको एज ए पार्टनर की तरह बिहेव करना पड़ेगा इनके साथ। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में आपकी यारी दोस्ती ज़्यादा चलती है, तो यहाँ पे वोटिंग राइट की जरूरत नहीं है, तो नो वोटिंग राइट। ठीक है, तो यहां पर वोटिंग राइट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे सर उसने व्यक्ति ने भरोसा किया और आपने उसको वोटिंग राइट भी नहीं दिया, तो हाँ,
उसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे कि वही स्पेशल है। जब भी ध्यान रखना, जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो सबसे पहला बंटवारा होगा प्रेफरेंस शेयर्स के साथ, बचेगा वो बंटवारा होगा इक्विटी शेयर्स के साथ। तो क्या बोल सकते हो इसमें, प्रॉफिट शेयरिंग प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इन प्रॉफिट शेयरिंग। इनको मिलेगा आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स, ध्यान रखना, इनको क्या मिलेगा, आफ्टर प्रेफरेंस। आफ्टर प्रेफरेंस यानी उनमें बट जाएगा तब इनको मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर वालों के लिए आप चाहे घाटा करें, ठीक है, मुनाफा करें, इनको प्रॉफिट मिलता रहेगा। आपकी कंपनी घाटे में भी जा रही है तब भी इनको प्रॉफिट मिलेगा। सो प्रॉफिट इन लॉस, LOSS, ठीक है। लेकिन इक्विटी वालों के साथ नहीं, इक्विटी वालों के साथ ये है कि अगर आप कंपनी लॉस में जा रही है तो तुम भी लॉस में जाओगे, और अगर प्रॉफिट में जा रही है तो तुम भी प्रॉफिट में जाओगे। तो आप बोल सकते हो लॉस इन लॉस, प्रॉफिट इन प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट इन प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद होता है डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड शेयरिंग या प्रॉफिट शेयरिंग एक तरीके से बात एक ही है। डिविडेंड आप ऐसे समझ लो कि आपने कुछ शेयर्स खरीदे, उस शेयर्स के बलबूते कंपनी ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया, और उस प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लिया अमंग द शेयर होल्डर्स, तो उस प्रॉफिट को बोला जाता है डिविडेंड, ठीक है, उस प्रॉफिट को बोला जाता है डिविडेंड। इन केस अगर कंपनी बंद होती है, ध्यान रखना, इन केस कंपनी घाटे में जा रही है और कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, और या कंपनी बेच दी गई, बंद हो रही है बेच दी गई, दोनों ही कंडीशन में, बाइंडिंग अप प्रोसेस में या सेलिंग प्रोसेस में, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहला जो पेमेंट किया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर्स को किया जाएगा, बाद में जो पेमेंट होगा वो इक्विटी शेयर्स को किया जाएगा। इन केस ऑफ बाइंडिंग, बाइंडिंग हो या सेलिंग हो, पेमेंट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू प्रायोरिटी इन पेमेंट, ठीक है। इनको मिलेगा बाद में, तो इनका वही लिख लो भैया, आफ्टर पार्टी, जब प्रेफरेंस वाले पार्टी कर लेंगे उसके बाद इनको ये चीजें मिलेंगी। एक और चीज समझना, इक्विटी शेयर्स वाले डिपेंड करते हैं मार्केट पर, तो मार्केट में अगर तुम्हारे शेयर की वैल्यू कम हो गई तो तुमको कम वैल्यू पे संतुष्ट रहना पड़ेगा, ज़्यादा हो गई तो तुम्हारी बल्ले बल्ले। लेकिन वहीं पर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, चाहे तुम्हारी वैल्यू कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, इनकी चेंज नहीं होती, बहुत स्लाइटली चेंजेस आते हैं, वो ईयर के हिसाब से आते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से आते हैं, यानी वोलेटिलिटी कम है, वेरिएशन कम है, वेरिएशन इज लो इन शेयर वैल्यू, ठीक है। शेयर वैल्यू में इनके में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, हाँ बहुत वॉलेटाइल होता है, बहुत वेरिएशंस आते हैं, हाई वॉलेटिलिटी लिख दो यहाँ पे, हाई वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी, इनके चेंजेस आएंगे पर डे के हिसाब से। कहीं इजराइल वॉर हो गया तो शेयर्स गिर जाएंगे, कहीं मोदी ने कुछ बोल दिया तो शेयर गिर जाएंगे, कुछ अच्छी खबर आ गई तो इनके शेयर उठ जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब आप कहोगे सर प्रेफरेंस शेयर वालों के तो मजे ही मजे हैं, हाँ मजे तो हैं, हर चीज़ में प्रेफरेंस है, हर चीज़ में दमद वाला उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक। लेकिन एक समस्या है,
जब भी अपने शेयर बेचेंगे तो ये किसी को नहीं बेच पाएंगे सिवाय कंपनी के। तो सेल मस्ट बी शेयर सेल टू कंपनी, कैन सेल टू कंपनी। और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कंपनी को नहीं बेचेंगे, ये लोग किसी को भी चाहे बेच दें, जो भी मार्केट का प्राइस हो उस पर बेच देंगे। तो सेल टू एनीवन, एनीवन, किसी को भी बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं बॉन्ड्स की। चलो बॉन्ड्स की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा देख लेते हैं बॉन्ड्स क्या होते हैं।